आज की हमारी क्लासेस रहेगी द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल माइनिंग मेथड। ओके, द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल या फिर द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल माइनिंग मेथड। डेफिनेटली हमने पर्पस ऑफ बोरहोल या फिर पर्पस ऑफ बोरिंग मेथड देखा था। सेम इट इज जो पॉइंट वहां पे सेम इट इज यहाँ भी वही पॉइंट होगा। बोरहोल कहिए या फिर बोरिंग कहिए, बात एक ही है, बस उसमें डाया का डिफरेंस होता है। बोरहोल में एक 180 से ज़्यादा mm की डाया रहता है एंड बोरिंग में एज ए रड टाइप में, ठीक ना। तो ये बोरहोल और होल एक ही हो गया। तो सेम इट इज यहाँ भी जो हम लोग वहाँ देखे थे, क्या कारण से या कि क्या यूजेस होता है बोरहोल करने से, वही चीज हम लोग देखेंगे। तो पहला कारण क्या हम लोग देखे थे उसमें कि मिनरल्स का पता लगाते हैं। बोरिंग करके हम लोग क्या करते हैं या फिर बोरहोल करके क्या करते हैं, मिनरल्स का पता लगाते हैं। स्ट्राटा मिला, ओबी मिला, ओबी के बाद यहाँ कोयला मिला। तो पहला एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स बॉडी या एग्जिस्टेंस ऑफ कोयल। पहला पॉइंट, to prove the existence, to PROV prove the tense spelling सही है? Yes, this is right. of minerals या फिर कोयल। ओके, ठीक। इसके बाद क्या पता चलता है, हम लोग क्या देखे थे उसमें, पता चलता है कि भाई स्ट्राटा क्या है, स्ट्राटा का डेप्थ क्या है, थिकनेस क्या है, फिर उसका लेयर्स फॉर्मेशंस क्या है, ठीक ना। तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे, टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द ग्राउंड या फिर टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द ग्राउंड, यही लिखिए। अच्छा, टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द बिलो ग्राउंड, ग्राउंड नहीं, बिलो ग्राउंड। such as पहला पॉइंट, डेप्थ ऑफ द स्ट्राटा, डेप्थ ऑफ फॉर्मेशंस, स्ट्राटा फॉर्मेशंस। दूसरा, थिकनेस ऑफ द सीम, फिर फॉर्मेशंस, टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस या फिर डिपोजिशंस। सुटेबल लैंग्वेज क्या आएगा ये, फिर डेप्थ हो गया, थिकनेस हो गया, उसके बाद नेचर्स ऑफ द सीम, स्टार्टअप फॉर्मेशंस ना लिख के इसको आसान कर दीजिए, डेप्थ ऑफ द सीम। ओके, और क्या उसमें पॉइंट था देख लेना। इसके बाद थर्ड पॉइंट में है द टू रेंडर पॉसिबल द injections of cement into the strata or circulations of freezing liquid in the cementation and freezing process respectively।
अच्छा, ये थोड़ा पॉइंट बढ़िया है बट लंबा हो जाएगा, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो था, टू ड्रेन ऑफ गैसेस और वाटर फ्रॉम द ओल्ड शाफ्ट वर्किंग, ये लिख सकते हैं टू। थर्ड पॉइंट, उसमें क्या था? थर्ड पॉइंट में क्या लिखवाए थे? दिमाग से उतर रहा है। वेरिएशंस, वेरिएशंस नहीं, थिकनेस, लेयर। अच्छा, जो भी है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। टू ड्रेन ऑफ गैस, टू ड्रेन ऑफ गैस और वाटर, और वाटर फ्रॉम ओल्ड शाफ्ट, फ्रॉम ओल्ड शाफ्ट या फिर वर्किंग, ओल्ड वर्किंग या फिर ओल्ड शाफ्ट। ठीक है, ये हो गया। टू नाउ दी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट। और टू नाउ दी जियोलॉजिकल disturbance such as dike, sill और fault, etc। FAULT, फॉल्ट और फोल्ड दोनों भी होता है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं। ब्लास्टिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और फिर सीमेंट इंजेक्शंस अराउंड वाटर डैम्स, ये भी अच्छा है पॉइंट। लिखा है टू कैरी द इलेक्ट्रिक वायर एंड वाटर पाइप रेंज फ्रॉम द सरफेस टू द ग्राउंड। ऐसे पॉइंट ना लिखिए जो थोड़ा टीचर्स हंसने लगे, तो इसको स्किप कीजिए। 5 पॉइंट हुआ ना। डिक्ट, ठीक है। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ कोयल सीम्स या ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्राटा, टू नो द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्राटा, ग्रेडियंट के बारे में भी हमें पता चलता है। कहाँ लिख दें? पांचवा पॉइंट, टू नाउ अबाउट
the coil ग्रेडियंट्स, ठीक है। और हाँ, ये अच्छा है। क्या है, क्या था? डीप ऑफ वर्केबल डिपॉजिट, डिपॉजिट ही है ना, वर्केबल डिपॉजिट, डिपोजिट्स, डिपो एस आई टी एस, ठीक है। हाँ, इसका मतलब समझे, डीप ऑफ वर्केबल डिपॉजिट मतलब सरफेस से हम लोग क्या किए, बोरिंग किए या फिर बोरहोल डाले, तो हम लोग कितना डीप तक जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से थर्मो हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाए, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। तो हो सकता है कि थर्मो हीटिंग यहाँ से चालू हो जाए, तो यहाँ तक आप वर्क करना इम्पॉसिबल है, ठीक ना। और नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा आपको, तो और भी हार्ड होगा हीट में काम करने के लिए। और ऐसा हीट किस लिए, क्योंकि धरती के नीचे मोल्टन रॉक्स माग्मा होता है, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, ठीक है। इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होते होते थोड़ा बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ तक हीट वैसे 4 या 6 डिग्री डाउन जाने पे एक थर्मल हीटिंग बढ़ता है, 1 डिग्री थर्मल हीटिंग बढ़ता है, ठीक है। ऐसे में कोई मुझे बताया था, बट ये देख लेना आप। तो ये पता कैसे चला, बोरहोल से ही पता चला ना। तो हम लोग यहीं तक वर्किंग कर सकते हैं, इसलिए वर्केबल डिपॉजिट, यहाँ तक डिपॉजिट तो है नीचे, लेकिन कर नहीं सकते, तो यहाँ इतना ही तक वर्केबल डिपॉजिट। तो यही चीज लिखा है, डीप ऑफ द वर्केबल डिपॉजिट, और बोरिंग से ही पता चलता है। अच्छा, फिर टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सर्टेन वेल्स, सर्टेन वेल्स, इसका मतलब नहीं समझे, हटाइए। हाँ, ये ठीक है। टू इनेबल हैवी ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस, या फिर इसको सजा के क्या लिखा है, टू इनेबल हैवी ब्लास्टिंग ऑपरेशन टू बी कैरी आउट, हैवी ब्लास्टिंग ऑपरेशंस टू बी कैरी आउट, carried out in large quarries, ओपन कास्ट ना लिख के यहाँ क्वेरीज कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है ओपन पिट, ओपन कास्ट, यही सब। तो इसमें मैं उतनी सारी पॉइंट को तो डिस्क्राइब नहीं करा, क्योंकि पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और इतनी हार्ड भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। और पॉइंट चाहिए, 8 हो गया ना, 10 नंबर का है तो 10 पॉइंट कर देते हैं। वैसे तो 2 पेज भर ही जाएगा।
और इसमें और अच्छा पॉइंट इसमें देख लेता हूँ ईएमटी में कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए तो। इसमें भी कैरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला लिखा गया है तो मेंटेन कर दीजिए। ईएमटी बुक है, इसमें भी एक पॉइंट ले लेते हैं, टू कैरी इलेक्ट्रिक cables signal wire और फिर स्टोविंग पाइप और वाटर पाइप टू दी और वाटर पंप पाइप है, पाइप टू दी अंडरग्राउंड ये पॉइंट हो गया। ठीक है, बोर होल के थ्रू से हम लोग इलेक्ट्रिक केबल ले सकते हैं, सिग्नलिंग केबल ले सकते हैं और पाइप भी ले सकते हैं। कौन सा पाइप? जिसमें हम लोग स्टोविंग वाला मटेरियल्स को फॉलो करवाते हैं। स्टोविंग मटेरियल्स क्या क्या है? सैंडस्टोन, मिक्सचर ऑफ सैंडस्टोन एंड वाटर। ओके, हाँ, एक चीज और, बोरहोल का यूज इसके लिए भी करते हैं लेकिन माइनिंग के लिए नहीं। वो वाटर सप्लाई वाला माइनिंग के लिए लिखना सही नहीं है। ये पॉइंट ठीक है। टू रेंडर पॉसिबल द injections of cement into the strata in a method of shaft sinking now's cementations method of shaft sinking। सिंकिंग, अच्छा, इसका मतलब आप समझे? To render a possible the injections of cement into the strata, मतलब आप होल के थ्रू से ही जो सीमेंटेड मटेरियल्स होता है जिसको कंक्रीट आप बोलते हैं एज ए ढलाई में, तो ढलाई वाला पाइप से ही अगर हैवी बिल्डिंग्स बन रही है तो लेबर अपना कढ़ाई में माथा में लोड करके नहीं ले जाते हैं। वो क्या रहता है, एक मैकेनाइज्ड मशीन से रहता है जिससे सीमेंट और ढलाई की सारा मसाला बनता है और वही पाइप के थ्रू से कहाँ जाता है? छत पे जाता है। सेम इट इज यहाँ भी शाफ्ट सिंकिंग जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वही पाइप के थ्रू या फिर वही बोर होल के थ्रू से हम लोग सीमेंट को वहां पहुंचाते हैं जिससे परमानेंट लाइनिंग बन सकता है। परमानेंट लाइनिंग फॉर व्हाट? परमानेंट लाइनिंग फॉर सपोर्ट। ओके, तो यही पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वेंटिलेशन के पर्पस के लिए भी तो हम लोग बोर होल या फिर बोरिंग करते हैं, तो इसको क्या सजा के लिखेंगे? फॉर वेंटिलेशन ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग वर्किंग। 11 पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर वेंटिलेशन
वेंटिलेशंस ऑफ अंडर ग्राउंड माइनिंग वर्किंग है क्या, अंडरग्राउंड माइन MINE माइन वर्किंग। ठीक, ये आपका कंप्लीट। और कुछ पॉइंट है इसमें तो देख लेते हैं। To get core of the rocks from which gearing presses of ground can be found out. Gearing presses, the information necessary heavy winding engine foundations for the deep shaft. एक और पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, टू गेट ए कोर ऑफ द रॉक, नीचे से बोरिंग के थ्रू से ही नीचे का जो फॉर्मेशन होता है एज ए सैंपलिंग हम लोग उठा के लाते हैं, ताकि पता चलता है कि वहाँ का कितनी प्रेशर से क्या वहाँ का डिपोजिशन, क्या सैंपल आ रहा है, क्या मटेरियल्स है। ठीक है, ये आप एक पॉइंट और बढ़ा के लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्टोरेज भी नहीं है और इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ या फिर क्लासेस ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद एक आध दिन में लोडिंग हो जाएगी, फिर आफ्टर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सिलेबस के अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड 22 मिनट हो रहा है, तो आधे घंटे की कर दे क्या, आधे घंटे के लिए वो पॉइंट भी लिख देते हैं। राउंड फिगर आधा घंटा हो जाएगा। अरे आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं ना, या फिर पॉज करके लिखिए, मैंने मिटा दिया। ठीक है, मौका भी नहीं दिया। तो क्या था, कितने चला गया, तब तक लिखिए आप लोग। टू गेट कोर ऑफ द रॉक्स फ्रॉम 12 पॉइंट्स हैं, टू गेट, कहाँ गया, गेट कोर ऑफ द रॉक, कोर ऑफ the rock from which gearing pressures of the ground can be of the ground, कहाँ चला गया, gearing pressures of the ground can be find out, और इसी से हमें पता चलता परमानेंट लाइनिंग देना है या फिर टेम्पररी लाइनिंग देना है। This information is necessary for heavy winding engine foundation. Heavy winding engine foundations require for deep shaft। ठीक है, ये अब और नहीं याद भी करना होता है आप लोग को। मैं तो समझ जाऊंगा ना, मैं उस आपके एज से मैं क्रॉस कर चुका हूं, तो मैं तो समझ जाऊंगा, इसलिए इतना ही। हाँ, इसका मतलब समझिए कि गेट ए कोर मतलब क्या है, एक सिंपल ये सरफेस है, बोरिंग लगाया गया बहुत डीप, और यहाँ से इतना जितनी मिट्टी हम लोग
या फिर जितना, सॉरी कोयल पे आ गए ना, तो यहाँ से इतना अगर बाहर निकाले तो ये बाहर निकल के कैसा आ जाएगा, आयरन रॉड जैसा आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये सैंपल में ले जाके टच केमिस्ट्री लैब या कहीं भी इसको चेकिंग करें तो हमें इसके बारे में सब चीज़, यहाँ का क्या प्रेशर है, क्या कंडीशन है, क्या इन्वायरमेंट है यहाँ का, सारा पता चल जाता है, जिससे हमें शाफ्ट सिंकिंग करने में सहूलियत मिलता है या फिर शाफ्ट को सेटल करने में सहूलियत मिलता है। अगर यहाँ हार्ड फॉर्मेशन रहे तो परमानेंट लाइनिंग, टेम्पोररी लाइनिंग कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। लूज फॉर्मेशन में आपको हमेशा कंक्रीट वाला लाइनिंग करना है, यानी कि परमानेंट लाइनिंग करना ही है। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। और दिस इंफॉर्मेशन इज हेवी वाइंडिंग इंजन फाउंडेशंस, दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्प टू हेवी वाइंडिंग इंजन फाउंडेशंस रिक्वायर्ड फॉर द डीप शाफ्ट। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक सिलेबस को पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है,